इस बार के कावड़ में जब वहाँ पर वो मीडिया खड़ी हुई तो वहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोग नहीं मिले उसमें, और जबकि उल्टा ही हुआ कि जय भीम का वो बाबा साहब की फ़ोटो लगा के, वो द ग्रेट चमार लगा करके हमारे जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से, जय भीम और नमो बुद्धाय वाली विचारधारा से, तो वो कावड़ में लेकर के आ रहे हैं। और मैं जाटव समाज से कहूँगा कि उनको ढूंढो और उनको समझाओ क्या कर रहे हो भाई। और अभी देखो हमारी एक वो हीरोइन वो जा रही है वहाँ पर, वो जाटव समाज की अर्चना गौतम, वो गई वहाँ पर मंदिर में जा रही है उन मनुवादियों के, तो वो वाल्मीकि नहीं जा रहे हैं, अब ये दूसरे लोग जा रहे हैं। अभी हमें उनको समझाना कि भाई आप ऑलरेडी इस मिशन से मनुवादी के नज़दीक ज़्यादा वाल्मीकि हैं या फिर जो जाटव हैं, चमार हैं, पासी हैं, धोबी हैं, ज़्यादा नज़दीक कौन है मनुवाद के? कौन उनके जो पूजा पाठ ज़्यादा कर रहा है? देखो उनको मनुवाद का पता नहीं है, मनुवाद के निकट कोई नहीं है। वो जो धार्मिक आस्था है ना, अध्यात्म की, वो है जिसमें वो लगता है सबको जब दुख में होते हैं, क्योंकि सरकारें काम नहीं कर रही हैं तो उनको पढ़ा भी नहीं रही हैं, अनपढ़ रखे हुए हैं, तो उनको लगता है कि देवी के 10 दिन व्रत रख करके हमें शायद कुछ वो मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कुछ फ़ायदे मिल जाए, या तिरुपति बालाजी में जाके और फलानी जगह जाके शायद हो सकता है हम भी करोड़पति अरबपति बन जाएं दूसरों की तरह। तो वो उस डिप्रेशन में वहाँ पर जाते हैं, वो उसमें जाते हैं मनुवाद से। मनुवाद का जिस दिन उनको पता चल गया कि जिस मंदिर में तुम जा रहे हो उस मंदिर में घुसने पर ही तुम्हारे पैर काट दिए जाएंगे, उसके श्लोक सुनने पे तुम्हारे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा, उस भगवान की मूर्ति को देकर तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएंगी, अगर तुम उसमें बैठ करके अगर तुमने मंत्र सुन लिए गलती से और उसको उच्चारण करा तुम्हारी जीभ काट ली जाएगी, तो कभी नहीं जाएंगे। ये प्रचार हम करने में नाकाम रहे, अब हम कर रहे हैं उसको, क्योंकि मीडिया हमारे पास है, इसलिए हम नाकाम रहे थे क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे। मगर आज हमारे पास मीडिया है, बहुजन मीडिया है, दूसरे मीडिया है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हम कह रहे हैं। और हम किसी व्यक्ति को गाली नहीं देते, ना बुरा कहते हैं। हम मनुवाद, मनुस्मृति, जिसमें जो अमानवीय चीज़ें लिखी हैं, जो मानव द्वारा मानव के शोषण पे आधारित जो वो है, हम उसके खिलाफ, उस मनुवाद के खिलाफ, उस विचार के खिलाफ। मैं बार बार कहता हूँ मनुवाद का विचार हमारे अंदर भी है। हमारी जब हम अपने से कमज़ोर अपनी पत्नी को डांटते हैं, पीटते हैं, उसको उसके ऊपर उसको कहते हैं तो अपने हिसाब से वोट डाल, या उसको उसकी आज़ादी पे खंड, उसको पढ़ने नहीं देते, अपने बच्चों पे हम गुंडागर्दी करते हैं, तो हम भी मनुवाद के चाचा हैं, हम कम नहीं है। मनुवाद एक विचार है, वो किसी में भी आ सकता है। अभी मनुवादियों ने उनके बीच में काम किया, हमने काम नहीं किया, तो जिसने काम करा उसी के पास जाएंगे। लेकिन आज हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन पूजा भी करेंगे नहीं करते थे, अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वाल्मीकि समाज अब धीरे धीरे वो सब उनके पूजा आडंबर सबसे दूर हो रहा है। अब वो अपना धर्म बना रहा है, अपने भगवानों को, देवी देवताओं के करीब जा रहा है, अब वो वहाँ जाना छोड़ रहा है। बिल्कुल वाल्मीकि समाज ने देखो इस बार डेमोक्रेसी हुई है। बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 25 में लिखा है कि भाई कोई भी धर्म, देवी देवता, सब नागरिकों का स्वतंत्र अधिकार है, कोई किसको माने क्या करे। और वो पत्नी भी, वो भी हमारी वो है, क्या कहते हैं, नागरिक है देश की। तो अगर हम उसको कहेंगे तो इसको मत, हाँ हम उनको समझाते हैं भाई इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं, ये और तुम्हें आशीर्वाद देंगे भी नहीं, तुम इनकी पूजा करो, व्रत रखो या सर फोड़ लो, ये भगवान तुम्हें, मनुवादियों के भगवान तुम्हें कुछ नहीं देंगे, इनके मंदिरों से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें मिलेगा तो अपने ही पवन से मिलेगा, अपनी ही देवी से मिलेगा, अपने ही वाल्मीकि से मिलेगा, अपने रविदास से मिलेगा, अपने ही गाडगे महाराज और कबीर साहब से मिलेगा, अपने ही बुद्ध से मिलेगा, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपनों को पकड़ लिया ना एक बार किसी भगवान को, उसको छोड़ने में वो औरतें डरती हैं, कहीं यार चलो पकड़ तो लिया ठीक है, अगर छोड़ा, इसने कहीं कोई शराब दे दिया, कहीं उल्टा काम कर दिया, तो डर के मारे नहीं छोड़ती हैं। तो वो डर निकालना है कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ है ही नहीं, तो वो क्या होगा। नवरात्रे आ रहे हैं सर, और उल्टा पता क्या होता है, देवी अगर रूठ गई, अगर पूजा कर रही है, मान गई, पता नहीं वो वरदान देगी नहीं देगी, लेकिन कहीं वो रूठ गई तो उल्टा ही तुम्हारा भस्म कर देगी तुम्हें, और इतना डर बैठा रखा है देवी का। तो इसलिए हम उसको डेमोक्रेटिक तरीके से अपने लोगों को बताते हैं कि भाई यहाँ कुछ नहीं रखा। जब वो तुम्हें नहीं आने देना चाहते, अब क्यों जाते हो। अभी एक लड़के पे, पहले अर्चना गौतम के साथ हुआ, अभी एक लड़के पे परसों नरसों वहाँ कर्नाटक में वो 60,000 रुपये लगा दिया ना जुर्माना। उनके भगवान की मूर्ति छू ली उसने, वो जुलूस जा रहा था, वो भी उसके साथ साथ चला, उसका छू गया उनके भगवान से, तो उनको पता चला छू लिया, हमारा तो अपवित्र हो गया भगवान। 60,000 रुपये जुर्माना, मतलब 60,000 जुर्माना लगा दिया, पैसा दे के तुम्हारा भगवान पवित्र हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आडम्बर, सब हमारे लोग अब समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आए, अब समझ रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं, अपनी उसकी तरफ जा रहे हैं। देखिए रातों रात क्रांति नहीं होती, लेकिन क्रांति के लिए निरंतरता में लीडरशिप को काम करना, प्रचार करना, ये उनकी ड्यूटी है। और ये हम पूरी कोशिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना हमारे पास संसाधन है, धन है, जितनी क्षमता है, हम कर रहे हैं। देखिए ये जो हमारे 14 मई का हमने भारत सरकार को 25
सूत्रीय मांग पत्र SC/ST के अधिकारों, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों का जो दिया था और संविधान चालीसा यहाँ पर जो किया था उसी की कंटिन्यूएशन में है, निरंतरता में है। और आज हमने अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं के संवैधानिक अधिकारों के लिए सम्मेलन बुलाया, जो ऑल इंडिया से लोग हमारे यूथ आए हुए हैं यहाँ पर भारी संख्या में। और उसमें हमने मांग की है कि भाई जो हमारे बच्चे हैं उनको शिक्षा और रोजगार में आप लिखित गारंटी दो उनको उसकी, कि हर बच्चे को, हमारे हर युवा को नौकरी मिलेगी, हर को एजुकेशन मिलेगा, जो संविधान में है वो हमें गारंटी चाहिए। दूसरा ये कि क्योंकि ये सारे उनको बेच रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं, तो इसलिए जब हमारा रिजर्वेशन जा रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो हमने कहा निजी क्षेत्र बढ़ रहा है तो निजी क्षेत्र में भी हमारा रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, क्योंकि जो संविधान का आर्टिकल 16(4) है फंडामेंटल राइट का, उसमें हमारा रिजर्वेशन है और फंडामेंटल राइट को आप बदल नहीं सकते। तो इसलिए जब आप उसको हम बिना अल्टरनेटिव दिए आप ये सब प्राइवेट कर रहे हो, लालाओं को बेच रहे हो संस्थान, तो उसमें हमारा हिस्सा दे दो भाई, 22.5% हमारा भी लागू कर दो उसमें हिस्सेदारी, जो नौकरियों पे जाएं। तीसरी बात ये हमने कहा कि जब तक उनको नौकरियां ना मिलें तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता दो हमारे नौजवानों को। और उसके बाद हमने कहा कि संविधान को पूर्णतः में लागू करो। अभी तो उसको खोल के भी नहीं देखा इन्होंने। आर्टिकल 17 पे कोई कानून नहीं बना, आर्टिकल 16 पे कोई कानून नहीं बना, आर्टिकल 15 पे कोई कानून नहीं बना, आर्टिकल 14 जिसमें लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष तमाम नागरिक समान है, तो उस पर कोई कानून नहीं बना। तो कानून क्यों नहीं बने भाई, कानून बनाओ। हमने कहा उसको निरंतर, उसको पूर्णतः में संविधान को लागू करो। ये हमने हाईलाइटेड, उसी मांगों में से हाईलाइटेड मांग ये हमने मेमोरेंडम भी सरकार को दिया है आज यहाँ पर बैठ के, और संविधान चालीसा का गुणगान किया है हमने, लोगों में यहाँ प्रचार किया है। हमारे पूरे देश से हमारे नौजवान जो टीम है उसके साथ ही आए। आज हमारे 200 प्रतिनिधि यहाँ पर आए, अलग अलग पूरे यूथ, अलग अलग उससे राज्यों से, और ये बड़ी अच्छी बात है। आज हम उत्साहित हैं कि नए नए युवा जो हमारे आज यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ इस मूवमेंट में, SC/ST के यहाँ पर आके पहुँचे हैं। SC/ST भी आए, SC के भी बहुत डिफरेंट जातियों के हमारे युवा यहाँ प्रतिनिधि आए, और एक हमने युवा सेल अपना SC/ST का युवा एक हमने उसको बनाया है, जिसका जल्दी सम्मेलन दिल्ली में किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए SC/ST के जो कैंडिडेट है, वहाँ तो आपको कोई जोर चलता ही नहीं, पूंजीवादी लोगों की वहाँ पे सब फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, उद्योग हैं, वहाँ आप कैसे जबरदस्ती कर सकते हो, मांग सकते हो? नहीं तो फिर उनको मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें जो अपने पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, वहाँ उसके नेशनलाइज बैंक हैं, उनसे उनको लोन मत दिलवाओ, वो अपने पैसे लगाए ना। वो लाला बनिया जो फैक्ट्री कारखाने कर रही हैं, जो आज अडानी अंबानी जो अरबोपति पूरी दुनिया के मालदार बने बैठे हैं, इनका अपना पैसा थोड़ी है। इनके ऊपर कम से कम 30-30, 40-40 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार का बैंकों का कर्जा है, उससे ही तो कर रहे हैं। इनके पास कौन सी पूंजी है? तो वो अगर तुम हमारा नेशनलाइज बैंक का पैसा अगर आप वहाँ पर उनको कर्जे में दे रहे हो बिजनेस चलाने को, तो उसमें हमारा भी हिस्सा है। नहीं, हमारा हिस्सा है भाई, उसमें हमारा हिस्सा है। आप हमारा बैंकों से कर्जा दिलवा के, सरकारी बैंकों से उनके व्यापार चलवाओगे, तो वो पैसा किसका? वो हमारा है। वो बैंकों का मुनाफा किसका? उसमें हमारा शेयर है। तो 22.5% हमारे हिस्से से, हमारे पैसे से भी आप उसको दे रहे हो ना, 22.5% पैसा सरकारी पैसे से उनको आप पैसा दे करके, और उनका जो आप राइट ऑफ करते हो, जब वो कर्जा नहीं दे पाते हैं या कर्जा देने की मंशा नहीं होती है, तो 10 लाख 12 लाख करोड़ रुपये आप राइट ऑफ कर देते हो, मतलब माफ़ कर देते हो उनके कर्जे। तो जो माफ़ किया कर्जा उसमें मेरा 22.5% था, तो इसका मतलब कि उस कंपनी में भी मेरा बराबर हिस्सेदारी है। देश विदेश से उनको परमिशन दिलाने में सरकार की भूमिका है। तो भाई सरकार में तो हम भी हैं, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। अगर सरकार का इतना सा भी शेयर, अगर इतना सा भी अगर दखल है प्राइवेट सेक्टर के, उसमें जमीन देने से लेकर के कर्जा देने तक सरकारी बैंकों का, तो हमें 22.5% चाहिए, हर हालत में चाहिए। इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ तो सरनेम पीछे देखा जाता है, शर्मा, वर्मा, भारद्वाज, गुप्ता, फलाना, टिकड़ा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये, वो एक चीज़ और देखते हैं, और एक खतरनाक सर्वे आया कि वो आजकल उसको भी देख रहे हैं, जैसे कॉलोनीज़ हैं, त्रिलोकपुरी है, मंगोलपुरी है, ठीक है, इस तरह की जो कॉलोनियाँ जहाँ पर कि SC/ST के लोग ही रहते हैं, तो उन कॉलोनियों का जब एड्रेस आता है उनके उसमें एप्लीकेशन में कैंडिडेट का, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो रिज्यूम में, तो उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा है। बैंक क्षेत्रवाद तो इसलिए जातिवाद है ना, वहाँ उसको पता है इस इलाके से आया, तो हो सकता है संभवतः, और अपने नाम के पीछे कुमार लगाया हुआ है या कुछ लगाया हुआ है, सिंह भी लगाया हुआ है, तो वो गुप्ता पुप्ता नहीं है, तो वो उसको वो क्या देते हैं भाई, इसको दूर करो, वो उसको स्क्रूटनी में बाहर कर देते हैं, और फिर वो अपने ही किसी शर्मा वर्मा गुप्ता को उसको दे देते हैं। दूसरी बात ये, प्राइवेट सेक्टर में भी वो बीमारी शुरू हो गई है ठेकेदारी की। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी अब डायरेक्ट नहीं रख रहे हैं, वो भी ठेकेदार को दे रहे हैं। तो उसमें 7-8 हज़ार में पहले कंपनियां डायरेक्ट रखती थी, तो उसमें 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपये पगार मिलती थी। अब वो ठेकेदारी में वो भी 5,000, 7,000, 10,000, 12-12 घंटे। तो हम सरकार को कह रहे हैं कि हमारा 22.5% सरकार अपने हिसाब से लागू करे, और वहाँ पर हमें डायरेक्ट नौकरियाँ दें, और सरकार
सरकार हमारी पगार पे करे। और दूसरा, भारत के संविधान में बाबा साहब लिख करके गए कि जो एजुकेशन में भी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूलों में सरकार इनको पढ़ाएगी, वो व्यवस्था करेगी, जो कि ये करते भी हैं, बजट वगैरह करते हैं। भीम योजना फलानी, हमें लगता है केजरीवाल ने किया, उसने कुछ नहीं करा, वो तो हमारा अधिकार था और वो भी उसने लागू नहीं करा ठीक से। तो इसी तरीके से हम मांग कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि वो सरकारी दखल है उसमें कहीं ना कहीं, लाइसेंस देने में, सब्सिडी देने में, उनको मदद देने में, उनका कर्जा माफ़ करने में, कर्जा देने में, उसके लिए हम साथ साथ मिशन वाल्मीकि सरकार भी तो चला रहे हैं ना, साथ साथ हमने राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी कर रखा है। अगर तुम हमारी बातें मानोगे, उस पर चर्चा करोगे तो ठीक, नहीं तो साथ साथ हम अपना राजनीतिक मूवमेंट भी तैयार कर रहे हैं और हम खुद बन जाएंगे फिर प्रधानमंत्री मंत्री, और फिर खुद अपने हाथ से करेंगे। तुम नहीं करोगे तो हम खुद करेंगे अपने हाथ से। इसलिए हम पॉलिटिकल मूवमेंट साथ में लेके चल रहे हैं। हम बिल्कुल किसी हालत में, अब बिल्कुल कोई नहीं, हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। हम सामाजिक काम तो हम करें, आवाज़ हम उठाएं, मेमोरेंडम हम दें और वहाँ पर जंतर मंतर की सारी तैयारियां हम करें, प्रोटेस्ट और सम्मेलन, और बाद में जब चुनाव आए तो हम रास्ता छोड़ के उनको दे दें, उन मनुवादी पार्टियों के नेतृत्व वालों के, नहीं जी चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, हम तो सामाजिक हैं। नहीं भाई, हम राजनीतिक पहले हैं। ये जो राजनीतिक मांग है आज, जो हमारा ये राजनीतिक मांग से पूरी तरह परिपूर्ण है। हम पैरेलल अपनी राजनीति चला रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें पता है, क्योंकि ये तो करेंगे नहीं, इसीलिए हम खुद फिर राज्य सत्ता पे भी पहुंच जाएंगे। संसद की लड़ाई हमेशा सड़क से शुरू होती है और वो हमारी शुरुआत हो चुकी है 14 मई से। 14 मई से हम लगातार चल रहे हैं और जो पॉलिटिकल संसद में जाने की हमारी लड़ाई थी, 2018 में ऐलान किया था इसी जंतर मंतर से, और 2019 में जो लोकसभा चुनाव था उसमें हमने 5 सीटें दिल्ली की हमने लड़ी थी। और उसके बाद हमने जो दिल्ली में मिशन वाल्मीकि सरकार, मुख्यमंत्री वाल्मीकि सरकार का नारा दिया 2020 में, और हम लड़े, 20 सीटों पर लड़े हमने, यहाँ पर पूरा अपने कैंडिडेट उतारे, और अब सारे चुनाव हम लड़ रहे हैं और अलग अलग राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, एक एक सीट हम लड़ रहे हैं, जिससे कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें, अपने लोगों तक जा सकें और लोगों में प्रचार हो पाए कि भाई अब मिशन वाल्मीकि सरकार खड़ा हो गया, अब हम अपनी राजनीतिक शक्ति भी बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि वाल्मीकि कैंडिडेट को आसानी से वोट तो मिलता नहीं, आपकी सरकार कैसे बन जाएगी जात के आधार पर? देखिए, यही एक बड़ा सवाल जो आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। राजनीति करने का मतलब सिर्फ जीत और हार नहीं होती है। राजनीति का मतलब होता है कि आपकी उपस्थिति और आपका दखल। हमारी उपस्थिति पहले अनिवार्य होनी चाहिए कि हम पहले अपना पर्चा तो भरें, उस लिस्ट में हमारा नाम तो आए। अभी जहाँ 70 साल से हमारे नेताओं ने रास्ता छोड़ दिया था और उन्हीं पार्टियों में लगे हुए थे, अपना राजनीतिक प्लेटफार्म नहीं दिया, तो 70 साल की वो लोगों की जो आदत पड़ी है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को वोट देने की, तो उसको डाइवर्ट करने में टाइम तो लगेगा। तो इसलिए पहले सबसे बड़ी बात है कि अपने लोगों को, हमने उन मनुवादियों को चुनौती देनी है और अपने लोगों को हमने उनको वो देना है, प्लेटफार्म देना है कि भाई हम तुम्हारे प्लेटफार्म है, हम आप तुम्हारे सामने खड़े हैं, उपस्थिति, और उनको चुनौती, अपनी उपस्थिति दर्ज करा के उसमें दखल पेश करके। अगर हम 5000 वोट भी हमने लेने शुरू हो गए, अभी हमें 20, 10, 50, 100 वोट मिलने शुरू हो गए, वो देखिए वो नौजवान वाल्मीकि सरकार की तख्ती लेकर के आया, तो इसका मतलब रेवोल्यूशन, परिवर्तन की तरफ बढ़ चुका है समाज। तो एक जाति का सवाल नहीं, हम कह रहे हैं हम सबको, जितने भी SC ST की जातियां हैं, भाई अब अलग अलग प्लेटफार्म बनाओ अपने राजनीतिक, और सारे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बैठ करके गठबंधन करो और मिल करके दिल्ली की राज्य सत्ता पे राज करेंगे। एक मुख्यमंत्री बन जाना, एक उप मुख्यमंत्री बन जाना, कोई शिक्षा मंत्री बन जाना, कोई दारू मंत्री बन जाना, और कोई बिल्डिंग मंत्री, और फिर अपने और अपने समाजों का भला करो, अपने SC ST का भी और अपने अपने समाजों का भी। आपके साथ तो पहले से बहुत बड़े पैमाने पर जातिवाद होता है देश में। नहीं, देखिए SC STों में जो जातियाँ उपेक्षित है उसमें वाल्मीकि समाज भी है। SC ST के बहुत सारे मूवमेंट चले तो उसमें भी वाल्मीकि समाज को कहीं पर प्रतिनिधित्व उन संगठनों में भी, SC ST संगठनों में भी नहीं मिला। तो इसीलिए हमने कहा कि हम पहले अपने लोगों को अवेयर कर लें, पॉलिटिकली अवेयर कर लें और सामाजिक रूप। अवेयर नहीं है वाल्मीकि? नहीं, अवेयर नहीं, अभी तो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों में अवेयर तो नहीं है ना, क्योंकि अभी उन्हीं पार्टियों को वोट दिए जा रहे हैं। पॉलिटिकली अवेयर मतलब हम एक प्लेटफार्म देके कि भाई अब तुम्हारी अपनी ये राजनीतिक प्लेटफार्म खड़ा हो गया, अब खुद को वोट डालो, खुद लड़ो और खुद को वोट डालो। इन मनुवादियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, इन पार्टियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब हमें भारत के संविधान में ही हमें आज़ाद लड़ने का वो हमारा टिकट साइन करके गए, और जाओ 10 आदमी लेकर के और वहाँ पर्चा भरो और चुनाव लड़ो और जाओ संसद में। कब तक हमारे लोग वोट नहीं देंगे? अभी नहीं देंगे तो डंडे पड़ने शुरू हो गए, अब तब देंगे। महंगाई बढ़ गई, नौकरियां खत्म हो गई, ठेकेदारी बढ़ गई। अब ये 12-12 घंटे का कानून लिया है और हफ्ते में 4 दिन काम मिलेगा, तनख्वाहें घट जाएंगी, ठीक है ना, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। तो
सब वो लेकर के आ गए, तो अब जब पिटेंगे तो जब तो देंगे, लेकिन हमें खड़े रहना पड़ेगा, हम मैदान में खड़े हैं। आज नहीं वोट मिलेगा तो आज के दिन मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। आप ये सोचें अरविंद केजरीवाल को रातों रात मिल गया वो एंटी करप्शन पे, वो नहीं हुआ। वो 2000 से गालियां बक रहा है SC ST को संविधान के खिलाफ। वहाँ JNU में जाके देखो, यूथ फॉर इक्वलिटी बना करके। लेकिन उसको एक मौका सबको मिलता है, एक मौका हमें भी मिलेगा, हमें पता है। बहुजन समाज पार्टी को मिला, उसको RJD को मिला, समाजवादी पार्टी को मिला, जनता पार्टी को मिला, और ये क्या कहते हैं जनता दल को मिला, और हमें भी एक दिन मिलेगा। पूरा विश्वास है मिशन वाल्मीकि सरकार को भी एक मौका मिलेगा, इस देश की राज सत्ता पे राज करने का मौका मिलेगा, ये मेरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास।